नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने इतिहास के कई और चैप्टरों को क्लियर किया है, यानी कई टॉपिक वाइज हमने उठाकर हमने इतिहास के कई प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। उन्हीं में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम इतिहास का लाए हैं, जिसमें हम अपने क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से कर उनको याद करने का काम करेंगे और आप निरंतर प्रयास करेंगे कि इससे बेहतर और कुछ नहीं है। जिसमें हम देखेंगे आज के क्वेश्चन हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों ने भारत पर अपना पहला किला कहाँ बनाया या कब बनाया। तो हम इसमें बताएंगे पुर्तगालियों द्वारा जो पहला किला बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है। तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में अपना पहला किला डैश में बनाया गया, यानी डैश में, यानी वो कौन सी जगह है जहां पर उन्होंने पहला अपना वो बनाया गया। तो पहला किला कहाँ बनाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा कोचीन में। कोचीन में पहला पुर्तगालियों द्वारा किला बनाया गया। कोचीन में पुर्तगाली द्वारा कोचीन में बनाया गया। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुगलों के अधीन काजी उल कुजात के कार्यालय का सही अर्थ है। काजी उल कुजात के कार्यालय का सही अर्थ है, जो काजी उल कुजात है उसका सही अर्थ क्या है, यानी उसका वर्ण जो हिंदी में हम वो करें तो उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है न्याय में सर्वोच्च प्राधिकरण कुजात उल, यानी काजी उल कुजात का जो वर्णन है हिंदी में जो उसका अर्थ है वो क्या है? न्याय में सर्वोच्च प्राधिकरण, यानी न्याय में सर्वोच्च प्राधिकरण ही हमारा सी राइट आंसर होगा। इसी से आगे देखते हैं जो आगे क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का सबसे पहले मोहम्मद जो गोरी था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने हराया? जब मोहम्मद गोरी भारत आया आक्रमण करने, जब गुजरात के जो मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, तो वहां पर उसका जो लड़ाई होती है, जो उसके साथ युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? भीम द्वितीय और उसकी माता, भीम द्वितीय जो उसकी माता के द्वारा उसकी पराजय कर दी जाती है, बुरी तरह से हरा दिया जाता है। किसको? मोहम्मद गोरी को हराने का काम किसके द्वारा किया जाता है? भीम द्वितीय के द्वारा। और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हराया जाता है। प्रथम तराइन युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी जो हराया जाता है 1191 जो ईस्वी है, 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध, और 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध। जयचंद और मोहम्मद गोरी आपस में मिल जाते हैं। मिलने का कारण यह होता है कि इसकी पुत्री को भागाकर से शादी कर लेता है। तो 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक लेख लिखा। वो कौन सी महिला थी जिसके द्वारा एक ऐतिहासिक लेख लिखा गया? तो कौन सी थी? गुलबदन बेगम थी, जहां आरा बेगम थी, या जुबान निस्सा बेगम थी, या नूरजहां बेगम थी। तो वो कौन सी थी जिनके द्वारा मुगल काल के एक ऐतिहासिक वो लिखा गया लेख? तो वो कौन थी? गुलबदन बेगम जो थी उनके द्वारा जो मुगल काल के द्वारा ऐतिहासिक लेख लिखा गया वो किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत वंश अग्रिकुल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा राजवंश अग्रिकुल से संबंधित नहीं है? कौन सा वो वंश है? तो कछवाहा वाला है, परमार वंश है, प्रतिहार है, या चालुक्य वंश है। इनमें से कौन सा वंश है जो अग्रिकुल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वंश है? कछवाहा वंश जो है वो अग्रिकुल से संबंधित नहीं है। इसी के उपरांत आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सटीक तरीका से रिवीजन करने का काम करेंगे। इसी में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा की नक्काशी का प्रतिबंध लगा दिया? कलमा की नक्काशी का प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया? मोहम्मद शाही है, या औरंगजेब है, या जहांगीर है, या शाहजहां है। वो किसके द्वारा होगा कि कलमा की नक्काशी उन पर प्रतिबंध कर दी जाएगी? तो औरंगजेब के द्वारा जो है वो कलमा की नक्काशी प्रतिबंध कर दी जाएगी। कलमा की नक्काशी सिक्कों पर करनी बंद कर दी जाएगी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा कर दी जाएगी। राजपूत संघ में राजस्थान की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस अरब
निम्नलिखित में से किस अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण की जांच की थी? वो किसके, राजपूत संघ के राजस्थान के जो लड़ाई हुई है उसमें अरब आक्रमणकारी जो थे, आक्रमण की जांच किसने की? अल हकाम ने, अल जुनैदी ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने या मोहम्मद बिन कासिम ने। तो वो किसके द्वारा की गई? तो अल जुनैदी जो था, अल जुनैदी, उसके द्वारा इनमें जो आक्रमणकारियों की जांच जो करने का काम करेगा वो कौन है? अल जुनैदी, अल जुनैदी। मोहम्मद गजनवी जो था, मोहम्मद गजनवी जो भारत पर आक्रमणकारी है, उसी प्रकार अरब जो आक्रमणकारी प्रथम अरब आक्रमणकारी जो प्रथम अरब आक्रमणकारी है जिसका सफल आक्रमण भारत पर हुआ, जिसने राजा दाहिर को हराया। सिंध प्रांत के जो राजा दाहिर है उनको हराया और उनकी दोनों पुत्री सूरजमल और निर्मला को लेकर अरब ले चला जाता है। तो पहला सफल आक्रमण किसके दौरान हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो 7 से 12 एडी में हुआ, 7 से 12 एडी में हुआ। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? शुद्ध अरबी यानी अरब देश के जो शुद्ध सिक्के हैं उनको जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? रजिया सुल्तान थी, मोहम्मद गोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या इल्तुतमिश था, जिसके द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए, जिसके द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तो कौन था? इल्तुतमिश के द्वारा ही शुद्ध सिक्के जारी किए गए। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो गुलाम वंश है उसकी नींव रखता है, गुलाम वंश की नींव रखता है। और इसने कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की भी नींव किसने रखी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा करने का काम किसने किया? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने। जो ऊपर के जो वो है वो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक इसको बाद में मीनार को पूरा करने का काम करेगा, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट वीणा के बहुत अच्छे वादक के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट है जो वीणा के बहुत अच्छे वादक के रूप में भी जाना जाता है? शाहजहां है, अकबर है, औरंगजेब है या जहांगीर है? अगर आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो औरंगजेब है उसको वीणा बजाते हुए ज्यादातर देखा गया है, तो वीणा का वादक है, बहुत अच्छे वादक के रूप में जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है? औरंगजेब को ही वीणा वादक के रूप में जाना जाता है, मुगल सम्राट जो वीणा वादक है। ध्यान रखें, वीणा वादक जो मुगल सम्राट है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? कौन सा शासक था जो मामलुक वंश का था? वो कौन सा शासक है जो मामलुक वंश से संबंध रखता है? तो कौन सा शासक है? बलबन है, मोहम्मद गोरी है या अलाउद्दीन खिलजी है या इब्राहिम लोदी है? तो बलबन जो है वो मामलुक वंश का शासक है, मामलुक वंश का वंशज है। मामलुक वंश का वंशज कौन है? बलबन के द्वारा दल चालीसा का विनाश जो किया गया, बलबन के द्वारा ही दल चालीसा का खंडन जो किया गया, बलबन के द्वारा। सिजदा पापोस की जो प्रथा लागू की वो किसने की? सिजदा पापोस की, बलबन के द्वारा। नवरोज त्योहार किसके द्वारा लागू किए? नवरोज त्योहार बलबन के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गोगुंदा की लड़ाई का आधुनिक स्थान है? गोगुंदा लड़ाई का जो आधुनिक स्थान है वो कौन सा है? जो गोगुंदा की लड़ाई का आधुनिक स्थान है वो कौन सा स्थान है? गोगुंदा की आधुनिक हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश। जो गोगुंदा की लड़ाई हुई है वो किस स्थान के नाम से जाना जाता है? वो स्थान कहाँ पर है? तो स्थान कहाँ पर है? राजस्थान में जो है गोगुंदा स्थान जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। अगर तराइन की बात करें, तो तराइन की आपने ज्यादातर सुना होगा, तराइन की लड़ाई जो लड़ाई हुई है वो कहाँ पर है? तराइन की लड़ाई के बारे में बात करें तो हरियाणा में अवस्थित है, तो तराइन की लड़ाई होती है ज्यादातर, तराइन की प्रथम द्वितीय तृतीय जो हुई है या जो लड़ाई हुई है ज्यादातर कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा के प्रांत में, हरियाणा के क्षेत्र में, जो हरियाणा क्षेत्र में आते हैं। पानीपत की लड़ाई है, पानीपत ये हरियाणा में। निम्नलिखित में से किसने तत्रा मिश्रा का नाम बदलकर तानसेन रख दिया? वो कौन था जिसके द्वारा तत्रा मिश्रा का नाम बदलकर तानसेन कर दिया गया? स्वामी हरिदास थे, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत थे या अकबर थे या राजा मानसिंह तोमरी थे तो कौन थे जिनके द्वारा तानसेन का नाम जो बदल कर रखा? उससे पहले क्या था? तत्रा मिश्रा था। तो उसका नाम किसने था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा, ग्वालियर के राजा जो थे विक्रमजीत के द्वारा तानसेन का नाम बदलकर तत्रा मिश्रा का नाम बदलकर तानसेन कर दिया गया।
तानसेन की बात करें, तानसेन किसके नवरत्नों में से एक था। तानसेन किसके अकबर के नवरत्नों में से एक था। तानसेन नवरत्नों में से एक था। राजा मानसिंह भी उन्हीं में से एक है। कोरोमंडल लागत, कोरोमंडल लागत शब्द निम्नलिखित में से किसके राज्य से लिया गया है। कोरोमंडल लागत निम्नलिखित में से किसके लागत जो किसके है, किसके राज्य से लिया गया है। पांड्या से लिया गया है, चोर से लिया गया है, चीर से लिया गया है, या चालुक्यों से लिया गया है। चालुक्यों से लिया गया है। तो कौन से थे कोरोमंडल लागत शब्द जो देने का काम करते हैं, तो कौन है, चोलों के द्वारा, चोलों के राज्य से ये कोरोमंडल शब्द लिया गया है। कोरोमंडल लागत शब्द लिया गया है किसके द्वारा, चोल के राज्य द्वारा, चोल के राज्य द्वारा लिया गया है, चोलों के राज्य से। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शाही दरबार और निवास को आगरा से, किस मुगल सम्राट ने अपने शाही निवास आगरा से शाही दरबार को आगरा से, निवास को आगरा से सीकरी में स्थानांतरित कर दिया, सीकरी तक स्थानांतरित कर दिया, और बाद में इसका नाम फतेहपुर सीकरी भी धर दिया। कौन सा शासक था या कौन सा सम्राट था या कौन सा राजा था जिसके द्वारा यह नाम स्थानांतरित किया और नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी भी कर दिया गया। तो वो कौन था, अकबर था, शाहजहां था, या फिर औरंगजेब या जहांगीर था। तो इनमें से कौन सा था जो जिसके द्वारा फतेहपुर सीकरी नाम धर दिया गया और अपना शाही दरबार फतेहपुर सीकरी पहुंचाने का काम करता है, फतेहपुर सीकरी पहुंचाने का काम करता है। तो अकबर के द्वारा, जो अकबर था उसने फतेहपुर सीकरी, जो सीकरी था उसको फतेहपुर सीकरी नाम बदल दिया और अपने शाही दरबार को कहां पहुंचा दिया, फतेहपुर सीकरी में। अपने शाही दरबार और निवास स्थान को कहां कर दिया, आगरा से फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक है। जैसलमेर के गुंडा राज के लेखक है वो कौन है, तो कौन है, जैसलमेर के गुंडा जो पुस्तक है या लेख है, जो गुंडा राज लेख है उसके लेखक कौन है, तो अर्जुन सिंह गुज्जर है, सागरमल गोपाल है, हरि सिंह बरदगी है, या केसर सिंह बरहटी है। तो कौन से है, तो सागरमल गोपाल जो गोपाल है वो जैसलमेर के गुंडा राज के लेखक है, जैसलमेर के गुंडा राज के लेखक है। जैसलमेर के गुंडा राज के लेखक कौन है, सागरमल गोपाल। निम्नलिखित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए जाना जाता है। 4 अश्वमेध यज्ञ यानी जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें यज्ञ किया जाता है और एक घोड़े को उसके मस्तक पर लिखकर ये भेजा जाता है कि अगर कोई इसको रोकने का कारण कर बनेगा तो उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा जो यज्ञ कर रहा है। तो अश्वमेध यज्ञ 4 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कौन सा जाना जाता है, कौन सा राजशासक जाना जाता है, तो उसी के बारे में देखेंगे हम। प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, या नंदी वर्मन पल्लवम, या पुष्यमित्र सिंह। तो इनमें से कौन था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ जो करवाने का काम किया। जो प्रवरसेन प्रथम था ना, जो प्रवरसेन प्रथम, उसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का काम किया गया। प्रवरसेन प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का काम किया गया, उसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराने का काम किया गया। समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक निम्नलिखित में कौन था। समुद्रगुप्त के समय, जो गुप्त वंश का शासक है, समुद्रगुप्त के जो समय था वो उसके समय कांची का शासक कौन था। विष्णु गोपा था, हस्ती वर्मन था, मंत्रराज था, या फिर नीला राज था। तो इनमें से कौन सा था जो समुद्रगुप्त के वंश शासन काल के दौरान था। तो शासन काल के दौरान था वो कौन था, विष्णु गोपा, हस्ती वर्मन, मंत्रराज या नीलाराज। जो विष्णु गोपा है कांची का शासक जो है वो समुद्रगुप्त के शासन काल के दौरान अवस्थित था। समुद्रगुप्त के शासन काल के दौरान कौन अवस्थित था, विष्णु गोपा ही उसके शासन के दौरान अवस्थित था। किस बौद्ध परिसर में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो कौन सी संगति थी बौद्ध की जिसके दौरान जो बौद्ध संगति है हीनयान और महायान में विभाजित हो गई, हीनयान और महायान में विभाजित होगी। तो कौन सी थी, द्वितीय थी, तृतीय थी, चतुर्थी या प्रथम थी। जो प्रथम जो संगति हुई, अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के दौरान जो संगति हुई वो कौन सी संगति थी, तो वो प्रथम संगति होने का काम करेगी, प्रथम जो संगति है होने का काम करेगी। लेकिन इसमें क्या पूछा, महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजित हो गया, महायान या हीनयान संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो वो चौथी संगति के दौरान हुआ, चौथी संगति के दौरान हुआ बौद्ध धर्म और हीनयान। निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा सबसे पहले मालदीव पर कब्जा करने वाला था। तो इनमें से कौन सा राजा था जिसने मालदीव पर कब्जा किया,
पर कब्जा किया। तो वो कौन सा राजा था? राजा धीराज था, राजा धीराज, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र प्रथम या राजराज थे। तो इनमें से कौन थे जिनके द्वारा मालदीव पर कब्जा किया गया? मालदीव पर कब्जा किया गया तो सॉरी, मालदीव पर कब्जा करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? जो राजराज थे उनके द्वारा मालदीव पर कब्जा किया गया। मालदीव पर कब्जा किसके द्वारा किया गया? राजराज प्रथम के द्वारा, तो जो एक चोल शासक है, चोल राजा के शासक हैं। कुछ जैन परंपराओं के अनुसार तीर्थकर जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के दामाद प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे और दामाद थे वो कौन थे? जामवती थे, जमाली थे या जामवाली थे, या इनमें से कोई नहीं थे। जो महावीर स्वामी के दामाद थे इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शनी, जिसके साथ वे अपने दामाद यानी जो प्रथम शिष्य है उसकी शादी जो जमाली है, जमाली जो इनके प्रियदर्शनी के पति हैं, उनके द्वारा जो प्रथम शिष्य बनने का काम करेंगे कौन है? जमाली के द्वारा प्रथम शिष्य और दामाद दोनों बनने का काम करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध जो प्लासी का युद्ध की लड़ाई जो समय मुगल सम्राट कौन थे? तो अजीमुद्दीन आलमगीर थे, अहमद शाही थे, मोहम्मद शाही थे, आलमगीर या शाह आलम फर्स्ट थे। तो बात करें आलमगीर द्वितीय जो थे, आजमुद्दीन जो आलमगीर द्वितीय है वो जो मुगल सम्राट प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट थे। आजमगीर द्वितीय मुगल सम्राट थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो युद्ध हुआ उसके दौरान जो थे वो कौन थे? आजमुद्दीन आलमगीर। इसी के साथ आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था? इनके उत्तराधिकारी था, यानी उनके बाद जो गद्दी संभालने वाला उत्तराधिकारी कैसे कहते हैं? जो उसके बाद मान लो बिंबिसार का जो था वो अशोक था, उसी के दौरान इसी प्रकार जो रॉबर्ट क्लाइव है उनका उत्तराधिकारी कौन था? तो वेलेजली था, वेटिंग था, या फिर सॉरी जल्दी से ये तो नहीं होगा, हेस्टिंगस, जल्दी से नहीं, हेस्टिंगस था या कार्नवालिस था? वेलेजली था, वेलेजली, पेंटिक, कार्नवालिस या हेस्टिंगस। तो निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो कौन था? जो वायसराय है हेस्टिंगस के द्वारा ही उसका उत्तराधिकारी बनना तय है, उत्तराधिकारी बनेगा। काल कोठरी यानी ब्लैक होल घटना कहाँ हुई जिसमें 146 में से 23 लोगों की मौत एक छोटी सी कोठरी में बंद होने के कारण हुई? ब्लैक होल घटना एक प्रकार की ऐसी है कि उसमें 146 अंग्रेजों को उसमें बंद कर दिया, 40 अंग्रेज सैनिकों को उसमें बंद कर दिया गया और उसके कारण उसमें से 146 में से जो काफी छोटी कोठरी थी उसमें 146 लोगों को भर दिया गया। जो 146 लोग उसमें से केवल 123 लोग मर गए, 123 लोग दम घुटने की वजह से या ऊपर नीचे होने की वजह से मर गए। और उसी के उपरांत उसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल। जो ब्लैक होल घटना है या कालकोठरी घटना है उसी को ब्लैक होल या कालकोठरी घटना कहा है। वो कहाँ पर घटित हुई? ढाका में, कोलकाता में, मुर्शिदाबाद में या मुंगेर में? तो कौन सी कहाँ पर घटित हुई? तो कोलकाता में। जो ब्लैक होल जो कालकोठरी है वो घटना कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। ब्लैक होल कालकोठरी कहाँ पर हुई? कलकत्ता में होने का काम करेगी। प्लासी की लड़ाई के बाद भारत के शाश्वत दुख की एक अंधेरी रात शुरू हुई। यह किस बंगाली कवि का कथन है? शाश्वत दुख के साथ भारत के लिए शाश्वत दुख के साथ एक अंधेरी रात शुरू हुई। यह किस लेखक का कथन है? कथन है प्लासी युद्ध के बाद। ये जो लेखक कवि है उसने कहा है, प्लासी युद्ध की लड़ाई के बाद कहा है, भारत के लिए शाश्वत दुख की एक अंधेरी रात शुरू हुई है। भारत के लिए एक शाश्वत दुख के साथ अंधेरी रात शुरू हुई है। तो किस बंगाली कवि का कथन है? तो किस बंगाली कवि का कथन है? नवीन चंद्र
चंद्र सेन का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या काजी नजरुल इस्लाम का है, या चंद्र चटर्जी बैंक में है उनका है। तो किसके द्वारा है? नवीन चंद्र सेन जो थे बंगाली कवि, उनके द्वारा कहा गया कि भारत के लिए शाश्वत दुख की एक अंधेरी रात शुरू हुई है। जो बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, जो 1913 में गीतांजलि के ऊपर उन्होंने क्या प्राप्त हुआ 1913 में, ये आप बताने काम करेंगे। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सा गीत के लेखक है? किस इतिहासकार ने कंपनी के राज्य को 1765 और 1772 में द्वैध शासन काल का डाकुओं का राज्य कहा? किस इतिहासकार ने कहा? तारोचंद ने, ददुनाथ सरकार ने, कि वाडिकर ने, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा कि डाकुओं का काल है, डाकुओं का राज्य जो 1765 से 1772 तक के काल को डाकुओं का राज्य कहा। किसने कहा? तारोचंद ने कहा, जदुनाथ सरकार ने कहा, के.एम. पाणिकर ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो के.एम. पाणिकर जो है, के.एम. पाणिकर के द्वारा ये कहा गया कि जो डाकुओं का राज्य है वो 1765 से 1772 द्वैध शासन का काल, जो यानी डाकुओं का काल राज्य कहा गया के.एम. पाणिकर के द्वारा। कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्य जो है कुमार संभव में कुमार कौन है? कुमार संभव में जो कुमार है वो कौन है, उसी के बारे में पूछते हैं कि कुमार कौन है। तो कालिदास द्वारा लिखित जो कुमार संभव है उसमें कौन है कुमार? तो कुमार कौन है? कार्तिकेय है, या सनत कुमार है, या अर्जुन है, या अभिमन्यु है। कार्तिकेय में कौन है कुमार जो है वो कार्तिकेय है। कालिदास की जो लिखित पुस्तक है कुमार संभव, उसमें कुमार कौन है? कार्तिकेय कौन है? कुमार संभव के कुमार। इसके आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश को मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश में शांति स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? देश में शांति स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो कौन सा राजवंश है? वातकोटी वंश है, वाक्टको वंश है, या पल्लवी वंश है, या स्टोल वंश, या सातवाहन वंश। तो कौन सा वंश है जिसके द्वारा शांति स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन सा वंश है? सातवाहन वंश के द्वारा ही मौर्य वंश के पतन के बाद इसको शांति का श्रेय दिया जाता है। सातवाहन वंश की बात करें तो इसी ने ही जमीन दान देने की प्रथा आरंभ की। जमीन दान देने की प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट की गई? सातवाहन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अंग महाजनपद पर विजय की और उसका मगध में विलय कर लिया और अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त किया और उसमें मगध में मिला लिया। विलय करने का मतलब उसको दोनों को मर्ज कर लिया, एक जगह मर्ज कर लिया जीतने के बाद। वो कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन सा शासक था जिसने अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया? तो अंग महाजनपद को मगध में मिलाने का काम किसका है? बिंबिसार के द्वारा ही उसको अंग को मगध में मिलाने का काम करेगा। कौन? बिंबिसार ही उसको मिलाने का काम करेगा। इसके उपरांत जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा अशोक, जो जिसमें वो अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठने का काम करेगा। ये वैसे तो काफी पुस्तकों में इसको मिथ बताया गया है, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों का तर्क भी है। बौद्ध धर्म में पोती मोनखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोती मोनखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रचार करने से, अनुशासन से, या फिर शिक्षा से। इनमें से कोई नहीं। तो पोती मोनखा किससे संबंधित है? प्रचार से, अनुशासन से, शिक्षा से, या इनमें से कोई नहीं। जो बात करें अनुशासन की, तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन के ही जो उपरांत है पोती मोनखा ही उपरांत है। अगर डिसिप्लिन ना हो, अगर आपके जीवन में भी डिसिप्लिन ना हो तो आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी के उपरांत अनुशासन हमारे जीवन में अति आवश्यक है कि किसी चीज को निरंतर करने या उसी टाइम पर उसको करने। तो हमारे स्टूडेंट के लिए लाइफ में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? अनुशासन ही शाश्वत है, यानी अनुशासन ही उसके कार्य को बढ़ाने का काम करेगा। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का है? ऐहोल शिलालेख जो शिलालेख है, ऐहोल शिलालेख
निम्नलिखित में से किस शासक का है? ऐहोल शासक का, तो किस शासक का है? खारवेल का है, अशोक का है, पुलकेशिन द्वितीय का है, या रुद्रदामन का है? रुद्रदामन का। रुद्रदामन की बात करें तो रोमनदेही शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो ऐहोल शिलालेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का से शासक से है। निम्नलिखित शासक से किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। वो किसके द्वारा पढ़ा गया? जो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो पढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आज से उसका जो उस पर अधिकार होगा वो क्राउन का होगा। इससे उपरांत भारत की इंग्लैंड की महारानी उस पर राज्य का प्रभार करेगी, राज्य प्रभार को संभालेगी 1858 की अधिनियम के द्वारा। तो उसमें घोषणा पत्र पढ़ा गया। वो किसने पढ़ा? तो सर बर्नहार्ड ने, लॉर्ड बर्नहार्ड ने, या सर हरकोर्ट बटलर ने, या विलियम बेटिंग ने, या लॉर्ड कैनिंग ने। वो किसके द्वारा पढ़ा गया? तो किसके द्वारा पढ़ा गया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। रणजीत सिंह किस मिसल के थे? यानी किस गंतव्य के हिसाब से, वो किस लेयर लाइन से थे? तो किस मिसल के थे? सिंधवालिया थे, रामगढ़िया थे, या सुकरचकिया थे, या अहरवालिया थे? तो इनमें से कौन से थे? रणजीत सिंह जो थे वो किस मिसल के थे? रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो रणजीत सिंह सुकरचकिया के मिसल के थे। सुकरचकिया मिसल के थे। कौन थे सुकरचकिया मिसल के? रणजीत सिंह कौन से मिसल के थे? सुकरचकिया के मिसल के थे। किस गवर्नर जनरल ने तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया? कुशासन यानी अच्छी तरह से शासन न होने का कारण उन्होंने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया। तो वो कौन सा शासक था? या फिर उस पर ऐसा आरोप लगाया गया कि आपका राज्य सही प्रकार से नहीं चल रहा तो मैं उसको अपने अधीन कर रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा वायसराय था, या कौन सा वो था? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो किसके द्वारा मैसूर का शासन अपने हाथों में लिया गया? तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मैसूर का शासन अपने हाथों में लिया। जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, वह कौन था? वो कौन सा शासक था जिसने मुंगेर से स्थानांतरित कर दी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर के लिए स्थानांतरित कर दी। तो कौन था? सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, अलवर्दी खान था, या मीर जाफर था? मीर कासिम या मीर जाफर। तो मीर जाफर जो था उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर दी। मीर जाफर जो था वो किसके द्वारा बैठाया गया? मीर जाफर जो है अंग्रेजों के द्वारा गद्दी पर बैठा गया। लेकिन यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर देता है, बदल देता है। सिखों द्वारा नंदर गुरुद्वारा की किसकी समाधि के कारण पवित्र माना जाता है? जो सिखों द्वारा नंदर गुरुद्वारा है, किसकी समाधि के कारण पवित्र माना जाता है? वो किसकी समाधि है? नंदर गुरुद्वारे में किसकी समाधि है? उसी के कारण उसे पवित्र माना जाता है। वो किसकी समाधि है? गुरु अर्जुन देव की है, गुरु अंगद की है, गुरु रामदास की है, या गुरु गोविंद सिंह की है? गुरु गोविंद सिंह की है। तो किसके? गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण उसे पवित्र माना जाता है। किस गुरुद्वारे में? नंदर गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिखों को 5 जो कृपाण कच्छ कड़ा ये देने का काम किसके द्वारा है? वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये चीज कंपलसरी है। कृपाण कच्छ तलवार जो है ये 5 दिए गए केस, तो उनके द्वारा ये दिए गए। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, साथ आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय में फ्रांसीसियों पर अंग्रेज का वर्चस्व स्थापित करने का काम किया? वो कौन सी घटना थी जिसमें भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया? भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया, कौन सी थी वो?
चिगलेपुट की लड़ाई थी या बक्सर की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई थी या वांडीवास की लड़ाई थी या कर्नाटक युद्ध था, या कर्नाटक युद्ध था। तो इनमें से कौन सा था जिसके द्वारा फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का अधिकार, मतलब उन पर अपनी जीत का परचम लहराया? तो वो किस घटना के कारण हुआ? तो किस घटना के कारण हुआ? वांडीवास के लड़ाई के कारण। वांडीवास की लड़ाई के कारण फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया, अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1885 में स्थित 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में नमक कर यानी सॉल्ट टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई? किसने पहले, वो कौन था जिसने नमक कर के ऊपर आवाज उठाई 1885 में? पहले बॉम्बे, जो 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, फर्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किसके द्वारा हुई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में बॉम्बे में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। किसने नमक पर पहली आवाज उठाई? आवाज किसने उठाई? एस.ए. स्वामीनाथ अयंगर ने, पी. आनंद चार्लू ने, भगवान दासो ने या डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। वो कौन थे? तो किसके द्वारा? एस.ए. स्वामीनाथ अयंगर जो थे, उन्होंने नमक पर टैक्स की बात, जो नमक की टैक्स की बात सामने उठाई कांग्रेस अधिवेशन के पहले सत्र में। कांग्रेस अधिवेशन के पहले सत्र में आवाज उठाई कि नमक पर कर की आवाज किसके द्वारा उठाई? स्वामीनाथ अयंगर के द्वारा। अटॉक टू कटक की विजय कहावत, अटॉक टू कटक की कहावत निम्नलिखित में से किसके सबसे निकट से संबंधित थी? सबसे निकट से संबंधित, मतलब किसके शासनकाल से जो निकटतम थी? तो कौन थे? राजपूत, मुगलों या सिंधियों या मराठों? किसके अटक टू कटक जो कहावत है वो किसके उससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राजपूतों से, मराठों से, सिंधियों से, मुगलों से। तो किसके द्वारा संबंधित है? मराठों के साम्राज्य से सबसे निकटतम संबंधित है। 1857 की क्रांति के समय, जो 1857 क्रांति, जिसको हम जो पहली क्रांति है, सबसे प्रथम जो क्रांति उठाने का काम किया मंगल पांडे द्वारा, 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? मेजर विलियम टेलर थे, जनरल ह्यूज रोज थे, लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड डलहौजी थे। तो कौन थे जो 1857 की क्रांति के समय वायसराय थे? जो लॉर्ड कैनिंग है उनके द्वारा 1857 क्रांति के टाइम पे वो वायसराय थे। 1857 क्रांति के टाइम वायसराय थे। 1857 क्रांति का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी है, जिसमें 1853 के दौरान, जो इनसे पहले लॉर्ड डलहौजी थे, जनरल ह्यूज रोज थे, उनके द्वारा जो ग्वालियर में झांसी के द्वारा नेतृत्व करने में जो 1857 क्रांति हुई, उसमें इसको दबाने का काम जो कौन करता है? झांसी की रानी के जो क्रांति को दबाने कौन करता है? जनरल ह्यूरोज के द्वारा झांसी की रानी की क्रांति को दबाने का काम कौन करता है? जनरल ह्यूरोज। इसके द्वारा एक कथन कहा गया कि जो झांसी की रानी है वो एक पुरुष के भांति लड़ी। कानपुर में 1857 के विद्रोह किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबा दिया? जो कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई, उसमें जगह स्थानों पे, जैसे कि लखनऊ में अलग विद्रोह हुआ, तो उसी तरह कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने का किसने काम किया? कॉलिन चैंपवेल ने, मेजर विलियम टेलर ने, कर्नल नील ने या निकोलस और हैंडसन ने? किसके द्वारा वो कानपुर का विद्रोह दबाने का काम किया? तो कॉलिन चैंपवेल के द्वारा उसको दबाने का काम किया गया। कानपुर विद्रोह को दबाने का काम किया गया। कानपुर विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा? कॉलिन चैंपवेल के द्वारा ही इसको दबाने का काम किया गया। आज के क्वेश्चन को आपने देखकर काफी इंटरेस्ट आया होगा। इसी के साथ हम अगली क्लासों में भी देखेंगे कि इसी से उपरांत और क्वेश्चन लाए, और परीक्षा की दृष्टि से निम्नवत हम आपको ऐसी तरह कराते रहेंगे। इसी क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।